हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। तो जैसा कि पिछली क्लास में बताया गया था, तो आज हम शुरू करते हैं। हालांकि इंग्लिश से शुरू करना था और बीच में चुनावी गतिविधियों के कारण थोड़ा सा शेड्यूल अस्त व्यस्त हो गया था, तो इंग्लिश से शुरू ना करते हुए मुझे लगा कि गणित से शुरू करना ज़्यादा सही होगा। तो पहला हम आज नंबर सिस्टम संख्या पद्धति से शुरू करते हैं। ये हमारा विद्या ज्ञान हो या नवोदय विद्यालय का प्रवेश परीक्षा हो, सारे प्रवेश परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इवन जो हमारे वनडे एग्ज़ाम होते हैं, जैसे पुलिस का हो गया, लेखपाल का हो गया, और इस तरह की जो भी परीक्षाएं होती हैं, सबसे मैथ के बेसिक से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। तो संख्या पद्धति से हम शुरू करते हैं। और नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति शुरू करने से पहले मुझे ये लगा कि जो काफ़ी बेसिक जो इनके फैक्ट्स हैं, पॉइंट्स हैं, इसकी जानकारी और ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो संख्या पद्धति में हमारी क्या क्या संख्याएं आती हैं? धन पूर्णांक संख्याएं आती हैं, ऋण पूर्णांक संख्याएं आती हैं, पूर्णांक संख्याएं आती हैं, फिर पूर्ण संख्याएं आती हैं, सम संख्या हैं, विषम संख्या हैं, भाज्य हैं, अभाज्य हैं, ऐसे ही परिमेय संख्याएं हैं, अपरिमेय संख्याएं हैं। तो ये सारे संख्याओं का जो श्रृंखला है या जो क्रम है, ये सारा हमारा किस में आता है? संख्या पद्धति में। तो पहला हम कहाँ से शुरू करते हैं? पहला हम धन पूर्णांक संख्याओं से शुरू करते हैं। और ये धन पूर्णांक संख्याएं क्या हैं? धन पूर्णांक संख्याएं हमारी क्या हैं? वो संख्याएं जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, जैसे 1, 2, 3, 4। तो ये हमारी क्या है? ये धन पूर्णांक संख्याएं हैं। ऐसे ही इसको हम, इसका प्रतीक क्या होता है, किससे डिनोट करते हैं? इसको हम n से डिनोट करते हैं। यानी धन पूर्णांक संख्याओं को का संकेत क्या होता है? n होता है। फिर दूसरा हमारा क्या है? पूर्ण संख्याएं। दूसरा हमारा क्या है? पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं में क्या है? धन पूर्णांक संख्याओं में हमने जीरो को नहीं लिया था। पूर्ण संख्याओं में हमें क्या करना है? जीरो को समावेश करते हुए लेके चलना है, यानी 0, 1, 2, 3, 4। तो इस तरह की जो हमारी संख्याएं होंगी वो पूर्ण संख्याएं होंगी। इसके बाद से क्या आता है? इसके बाद से आता है ऋण पूर्णांक। अब ये ऋण पूर्णांक क्या होता है? ऋणात्मक पूर्णांक को ऋण पूर्णांक कहा जाता है। जैसे नंबर सिस्टम को जब हम ग्राफ पे बात करते हैं, चार्ट पे बात करते हैं, तो ये हमारा पॉइंट 0 होता है और यहाँ से हमारा +1, +2, +3, +4, +5, ऐसे ही अपोजिट साइड में -1, -2, -3, -4। तो इसमें जो क्या था हमारा? ये ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं। तो ये हमारा जो अपोजिट साइड का जो माइनस वाले जितने क्रम हैं, वो सारी संख्याएं हमारी ऋण पूर्णांक संख्याओं में आता है। हालांकि इनका भी प्रतीक होता है। इनका प्रतीक क्या होता है? आई पे माइनस का निशान। हालांकि जानकारी के लिए बस मैं बता रहा हूं, आई पे माइनस का निशान। बस कॉन्सेप्ट ये ध्यान देना है कि ग्राफ पे जो ऋणात्मक दिशा का जो हमारी संख्याएं हैं, वो हमारा ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। अब इसके बाद क्या है? इसके बाद हमारा आता है पूर्णांक। अब ये पूर्णांक क्या है? तो अब ये अभी जो हम बताए हैं, ऋण पूर्णांकों को और शून्य तथा धन पूर्णांकों का समूह पूर्णांक कहलाता है। यानी क्या हुआ? अगर ग्राफ की बात करें, 0 को ऋणात्मक जो हमारा क्रम है और जो
ये माइनस का क्रम है और ये प्लस का क्रम है। तो सबको सामूहिक रूप से समाहित करते हुए जो संख्याओं का क्रम है उसको पूर्ण संख्याएं कहते हैं, उसको पूर्ण संख्याएं कहते हैं। यानी ग्राफ पे जो भी संख्याओं का क्रम ये धनात्मक का और ऋणात्मक का और शून्य को समाहित करते हुए, इन सबको समाहित करते हुए ये हमारा किस में आ जाएगा, पूर्णांक में आ जाएगा। अब इसके बाद से क्या है, इसके बाद से हमारा आता है सम संख्याएं। अब सम संख्याएं क्या हैं और विषम संख्याएं क्या हैं, जो पॉइंट जरूरी लगे आप लोग को तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि पढ़ाने के क्रम में इतना ध्यान नहीं रहता, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करिए जो आपको महत्वपूर्ण लगे। अब हमारा आता है सम संख्याएं। सम संख्याएं जिसे हम इवन नंबर भी बोलते हैं, जिसे हम इवन नंबर भी बोलते हैं। अब ये सम संख्याएं क्या होती हैं, तो सम संख्याएं वो होती हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, जैसे 2, 4, 6, 8। ये संख्याएं क्या हैं, 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। जैसे आप पहाड़ा में भी आप करते हो, 2 इकाई 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, तो क्या है ये सब 2 से विभाजित हो जा रही हैं। तो ये हमारी संख्याएं सम संख्याएं कहलाएंगी। इसके बाद हमारा क्या आता है, विषम संख्याएं। अब विषम संख्याओं में क्या है, विषम संख्याओं में वो संख्याएं हैं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं, उसको हम विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे इसी सम संख्याओं के ही क्रम में आप लोग देख लो, जैसे 2 के बाद हमने 3 को नहीं लिखा है। 3 को क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि ये 2 से विभाजित नहीं होगा। 2 से अगर हम इसको भाग भी करें या विभाजित हम करें तो शेष हमारा क्या, शेष फल क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी ये 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो रही है। या फिर हम 5 की बात करें तो वो पूर्णतः विभाजित नहीं हो रही है, 7 की बात करें तो वो पूर्णतः विभाजित नहीं हो रही है। तो जो भी संख्याएं पूर्णतः विभाजित नहीं होंगी 2 से, वो सारी संख्याएं विषम संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है। अब इसके बाद आता है भाज्य संख्याएं। तो अब ये भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, तो भाज्य संख्याएं वो होती हैं जो या तो स्वयं से और 1 के अलावा अन्य किसी भी संख्या से विभाजित हो जाए तो उसे भाज्य संख्याएं कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि कोई भी संख्या भाज्य संख्याएं। इसका क्या मतलब है, कोई भी संख्या जैसे मान लो 7 है, तो ये 1 से भी विभाजित हो जाएगा और 7 से भी विभाजित हो जाएगा। तो ये सभी संख्याओं का स्वभाव है, वो 1 से या स्वयं से वो विभाजित हो ही जाएंगे। तो ऐसी संख्याएं भाज्य नहीं होंगी। भाज्य संख्याओं का क्या मतलब है, इन दोनों के अलावा, यानी 1 से और स्वयं से। स्वयं का मतलब अब अगर 9 है तो 1 से भी विभाजित होगा और 9 से भी विभाजित होगा। ऐसी संख्याएं जो इन दोनों को छोड़ के, स्वयं को छोड़ के और 1 को छोड़ के किसी भी संख्या से विभाजित हो, उसको भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे हम 4 की बात करें, 4 किससे विभाजित होगा, 1 से हो जाएगा, फिर स्वयं से हो जाएगा, और किससे होगा, ये 2 से होगा। यानी ये भाज्य संख्याएं हैं। दूसरा देख लो, मान लो 6 है,
तो ये 1 से विभाजित हो जाएगा, 6 स्वयं से हो जाएगा और 2 से विभाजित होगा और किससे होगा, 3 से विभाजित होगा। यानी ये भाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, आ रहा समझ में। तो ऐसी संख्याएं जो 1 से या स्वयं को छोड़ के किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाए उसको भाज्य संख्या कहते हैं। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने में क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। और अभाज्य संख्या क्या होती है, तो जो संख्याएं स्वयं एवं 1 के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं वो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब इसका भी उदाहरण देख लो। सेम क्या है कि वाइस वर्सा है, एक के विपरीत अगले का स्वभाव है। ऐसे आप जब समझने की कोशिश करेंगे तो चीज़ें काफ़ी सरल हो जाएंगी। जैसे अगर अभाज्य संख्या की बात हम कर रहे थे तो हमने क्या बताया, 1 को छोड़ के और स्वयं को छोड़ के किसी अन्य संख्या से अगर विभाजित होगी तो भाज्य होगी, अगर नहीं होगी तो वो अभाज्य संख्या होगी। जैसे 5 की बात करें तो 5 क्या है, 1 से विभाजित होगी, स्वयं से विभाजित होगी। इन दोनों के अलावा कोई और ऐसी संख्या है जिससे ये 5 विभाजित हो जाए, तो हम क्या देखते हैं कि और कोई ऐसी संख्या नहीं है, यानी ये अभाज्य संख्या है। फिर ऐसे ही 7 की बात करें तो ये 1 से विभाजित होगा, स्वयं से विभाजित हो जाएगा। इन दोनों के अलावा कोई और ऐसी संख्या है जिससे 7 विभाजित हो जाए, तो आप क्या देखेंगे कि नहीं हो रहा है, यानी कि ये अभाज्य संख्याएं हैं। तो क्या होगा, जैसे हमारा 3, 5, 7, ठीक है, 11, ये हमारी संख्या क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक, अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, एक एक पॉइंट को समझते हुए चलेंगे और एक बार कॉन्सेप्ट हमारा जब क्लियर हो जाएगा तो क्वेश्चंस करते समय वो कन्फ्यूजन नहीं होगा। ऐसे क्या है कि बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है। जैसे बहुत सारे बच्चे भाज्य संख्याओं को सम संख्या को मानते हुए चलते हैं, बहुत से बच्चे अभाज्य संख्या को विषम संख्या से मानते हुए चलते हैं। तो अगर ऐसे देखा जाए तो 9 है, तो 9 ये सम संख्या नहीं है लेकिन ये भाज्य संख्या है। तो पॉइंट को समझते हुए चलेंगे और जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। इसी क्रम में आगे चलते हैं। अब आगे क्या है, आगे है परिमेय संख्याएं। अब ये परिमेय संख्या क्या होती है, तो परिमेय संख्या उसे कहते हैं जो P/Q के रूप में जिसे हम लिख सकें। ठीक है, लेकिन यहाँ पे शर्त है कि P और Q दोनों पूर्णांक हो। ठीक है, क्या है, क्या बताए, परिमेय संख्या क्या है, इसे जिसे P/Q के रूप में लिख सकें, लेकिन शर्त क्या है कि ये दोनों पूर्णांक हो, P और Q दोनों पूर्णांक हो। लेकिन अब समझने वाली क्या बात है, पूर्णांक में तो हमारा 0 भी आएगा, तो ये जो नीचे का होगा जिसे आप लोग भिन्न में अंश और हर कहते हैं, तो जो Q की जगह 0 हम नहीं लिख सकते हैं। जैसे 2/0 ये परिमेय संख्या नहीं है क्योंकि Q हमारा क्या है, 0 है, तो 0 नहीं होना चाहिए। परिमेय संख्या के लिए क्या होना चाहिए, जैसे 2/3 है, 22/7 है, 3/5 है, जिसको P/Q के रूप में लिख सकें, वो हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या है, आगे है हमारा अपरिमेय संख्याएं। अब अपरिमेय संख्याएं क्या है, जिन्हें P/Q के रूप में ना लिखा जा सके
ना प्रदर्शित किया जा सके उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। ठीक है, मतलब सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि जिसको p बाई क्यू के रूप में हम लिख रहे थे वो परिमेय संख्या हो गया, जिसको p बाई क्यू के रूप में ना लिख सके वो हमारा अपरिमेय संख्या हो गया। अब थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएंगे तो आप अपरिमेय संख्या का उदाहरण आप बता सकते हैं। अब क्या है उसमें, ऐसी कौन सी संख्या है जिसको p बाई क्यू के रूप में हम ना लिख सकें? जैसे कई बच्चे सोच रहे होंगे कि 2 3 4 5, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि ये मान के चला जाता है कि सबके नीचे एक है। ठीक है, तो ये हमारा परिमेय संख्या हो गया। अपरिमेय संख्या बताइए जिसको p बाई क्यू के रूप में ना लिख सकें। तो जैसा आपको ध्यान होगा करड़ी के जब आप प्रश्न कर रहे थे √2, √3, √5, ठीक है, तो ये हमारा क्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं। समझ में आ रहा है? मुझे लग रहा है कि समझ में आ रहा होगा। एक एक पॉइंट को आराम आराम से समझते हुए चलेंगे। ठीक है, ये हमारा अपरिमेय संख्या हो गया। अब हाँ, इसमें एक चीज़ ये है कि अगर ये -√2 है या -√3 है तो भी ये हमारा अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। वास्तविक संख्याएं। अब वास्तविक संख्याएं क्या हैं? जब परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को सम्मिलित रूप से अगर हम प्रदर्शित करें तो वो क्या कहलाएंगी? वास्तविक संख्याएं कहलाएंगी। जैसे संयुक्त रूप से जब हम प्रदर्शित करें क्या था हमारा? वास्तविक संख्याएं, मतलब संयुक्त रूप से जब हम प्रदर्शित करें यानी 2/3 यानी p बाई क्यू के रूप में भी हो, √2 हो, √3 हो या -√2 हो, -√3 हो, पाई, ये एक प्रतीक है जिसको हम क्या बोलते हैं? पाई। तो इनको संयुक्त रूप से जब हम प्रदर्शित करेंगे तो इन्हें हम क्या कहेंगे? वास्तविक संख्याएं कहेंगे। तो वास्तविक संख्याओं में क्या हो गया? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का जो समूह है उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। अब ये पाई के लिए बहुत से बच्चे के मन में है कि ये पाई क्या होता है। तो पाई की वैल्यू 22/7 है और ये एक मानक है जो आगे आने वाली कक्षाओं में आप लोगों को इसका प्रयोग करना आ जाएगा। और पाई हमारा क्या है ये? अब जैसे बहुत ऐसे सोचते होंगे बच्चे कि पाई का वैल्यू अगर 22/7 है तो क्या पाई हमारा परिमेय संख्या है? तो उनको हम बता दें कि पाई हमारा परिमेय संख्या नहीं है। पाई हमारा क्या है? पाई हमारा क्या है? अपरिमेय है। ठीक है, पाई हमारा क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो ये नंबर सिस्टम के जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो है। अब आगे की क्लास में इसके आगे से हम शुरू करते हैं। तब तक आप लोग स्टेप बाय स्टेप इन कॉन्सेप्ट को आप लोग समझने की कोशिश करिए और अपनी जो बुकलेट है, मैथ की बुकलेट है, उससे आप स्टार्टिंग के जो भी चैप्टर्स हैं आप उसको देख के इन सारे कॉन्सेप्ट को मिलान करते हुए समझने की कोशिश करिए और मुझे लगता है बहुत आसान है, आप लोग समझ भी जाएंगे।
तो इतना आप कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, फिर आगे क्लास में आगे फिर हम बढ़ते हैं। ठीक है।